सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आज हम 3 अहम मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कराची में जो अर्बन फ्लडिंग का मामला है, ये ऐसी सूरत हाल नहीं है जो नई हो, लेकिन इस हवाले से जो गवर्नमेंट की तैयारी है वो भी नई नज़र नहीं आती। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर वक्त के साथ साथ तब्दील हो? क्या अगर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता क्लाइमेट चेंजेस को, लेकिन क्या उसकी तैयारी मुमकिन है? नहीं, इस हवाले से तफसील से बात करेंगे। और इस हवाले से भी बात करेंगे, कुछ दिन पहले आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो सर्कुलेट होती हुई देखी होगी। ये वीडियो पाकिस्तान की मशहूर डिज़ाइनर मारिया बी की तरफ से बनाई गई, जिसमें उन्होंने कुछ बहुत अनयूजुअल और गलत एक्टिविटीज़ मुनक़िद की गई लाहौर में और उसकी शिकायत लगाई। क्या उनके माँ बाप को पता था जो बच्चे ये हरकतें कर रहे थे, या ये किस तरह से प्लान हुआ? और अब इस हवाले से जो कार्रवाई है उस पर भी बात करेंगे। और जो एक सोशल एक्टिविज़म है ऐसी कार्रवाइयों के ख़िलाफ़, उसमें कितनी यकजहती की ज़रूरत है कि इनकी बाकायदा तौर पर रोकथाम हो सके ऐसी एक्टिविटीज़ की। और एक बहुत अहम मौजू है जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। हमने DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि चीफ़ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मुलाकात के दौरान कोई भी सियासी बयान नहीं दिया। जिस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, उससे पहले भी तज्ज़िया ये हो रहा था कि, और यही रिपोर्ट्स थी कि सियासी बयान नहीं दिया। लेकिन जो सोहेल वरायत साहब ने अपने कॉलम में लिखा और उसके बाद जो एक सियासी डिबेट शुरू हुई, उसकी खबर, उसकी हैसियत सिर्फ एक सियासी खबर की हद तक थी। लेकिन DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये खबर से हट के एक डायनेमिक्स में, एक पॉलिटिकल डायनेमिक्स में एक चीज़ शामिल हो गई है, जिसका रद्द-ए-अमल हम आने वाले वक्त में देखेंगे। कुछ दिन पहले तक हम सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद PTI इस पे कुछ पोटेंशियल स्टेटमेंट्स थे, या फिर गवर्नमेंट को कुछ कवर करना पड़े, या उनको आगे आके कोई सवाले से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि DGISPR आके इसके ऊपर वाज़ेह तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो भी एक ऐसे सहाफ़ी के बारे में जिनको बड़ा क्रेडिबल समझा जाता है, जिनके पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल के ऊपर वो जब काम करते हैं उनके काम की खबर की हैसियत होती है। लेकिन अब हम एक बड़ी अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट विटनेस कर रहे हैं, वो ये कि सोहेल वरायत साहब के ख़िलाफ़ पीका एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी, उनका इदारा कैसे रिएक्ट करेगा, वो क्या करेंगे, ये भी देखना होगा। लेकिन जो मैंने कुछ लोगों से इस पर बात की, उसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो यहाँ पे शेयर करना ज़रूरी है। एक तो ये कि वाकई चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, जो फील्ड मार्शल साहब भी हैं, उन्होंने कोई सियासी बात नहीं की थी। और उस वक्त एक तकरीब हो रही थी जहाँ पे सैकड़ों, मोस्ट प्रोबेबली 600 लोग वहाँ पे मौजूद थे, और वो ग्रुप्स के फॉर्म में जनरल मुनीर से मिल रहे थे और तस्वीर बना रहे थे, और सोहेल वरायत साहब भी उनमें शामिल थे। और जैसे बाकी लोग मिल रहे थे, सोहेल वरायत साहब भी उसी तरह मिल रहे थे। जैसे बाकी लोग तकरीर सुन रहे थे, सोहेल वरायत साहब भी उसी तरह तकरीर सुन रहे थे। तो कोई प्राइवेट इंटरेक्शन या कोई ख़ास बातचीत सोहेल वरायत साहब से नहीं की गई। और ये भी when I spoke to someone very close to him, उन्होंने कहा कि शायद सोहेल वरायत साहब इस पर कोई वजाहती कॉलम लिखें, लेकिन अब तक उनके या उनके इदारे की तरफ से कोई बात नहीं की गई। ये तो एक डेवलपमेंट है जो मैंने आपसे शेयर की है। लेकिन एथिकली होना ये चाहिए कि अगर किसी जर्नलिस्ट ने कुछ रिपोर्ट कर दिया है तो उस जर्नलिस्ट को आके ख़ुद उसकी वजाहत देनी चाहिए। और अगर उनके कॉलम का इतना इम्पैक्ट हो गया था पॉलिटिकली कि DGISPR को सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, तो इसके बाद उनको एक सहाफ़ी की हैसियत से भी आके इस पर वजाहत देनी चाहिए। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए बीइंग अ जर्नलिस्ट कि चाहे वो आरिफ निज़ामी की वो ख़बर हो उन्होंने बेनज़ीर की गवर्नमेंट गिरने की या दूसरों की गवर्नमेंट गिरने की बात की, या दीगर सहाफ़ियों की ऐसी ख़बरें, जब बड़ी बड़ी ख़बरें आती हैं तो उनकी कहीं ना कहीं से एक रिबटल होता है, उनकी तरदीद की जाती है, क्योंकि वो सिस्टम में इन्फ्लुएंशियल होती हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले वक्त में ये कोई बहुत बड़ी डिबेट बन जाएगी। लेकिन फ़िलहाल ये एक सहाफ़ी की क्रेडिबिलिटी और एक इदारे के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आने की डिबेट बन चुकी है। फ़िलहाल ये डिबेट नहीं है कि सोहेल वरायत साहब ने अपने कॉलम में क्या लिखा है। फ़िलहाल डिबेट ये है कि क्या चीफ़ ने ये कहा था या नहीं कहा था। और
जो रिपोर्ट्स हैं जिनको फैक्ट्स समझा जा सकता है वो ये हैं कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। इस वक्त प्रोग्राम में मुझे सईद गनी साहब ने ज्वाइन किया है, जो वज़ीर बल्दियात सिंध हैं और पिछले कुछ दिनों में कराची की अर्बन फ्लडिंग की वजह से और बारिशों की वजह से जो सूरत हाल थी हम सब ने विटनेस की, इस पर ख़ास तौर पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, आप ज्वाइन करें। पहले तो मैं फ्रैंकली आपको दाद देना चाहती हूँ कि इस दफ़ा आप लोगों ने पिछले साल के मुकाबले में कंपैरेटिवली तेज़ी से काम दिखाया, लेकिन जो सवालात अपनी जगह पे मौजूद हैं वो हम आपसे पूछेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि अब तकरीबन 2 दहाइयों से आपकी गवर्नमेंट है, वो क्या चेंजेस थी जो आपको कर लेनी चाहिए थी? अगर ड्रेनेज सिस्टम में चेंज लाना था या किसी और तरह के चेंजेस थे तो वो क्यों नहीं आ सके? अच्छा बतूल, मुझे सच्ची बात है जब इस तरह कोई सवाल आता थोड़ी सी हैरत भी होती है कि क्या इस किस्म की सूरत हाल सिर्फ कराची में पैदा हुई है जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सूबे में और 17 साल से हम बैठे हैं, हमारी वजह से सूरत हाल पैदा हो गई है, या इस मुल्क के दीगर शहरों में भी, और मुल्क से अगर निकल कर दुनिया में चले जाएं तो दुनिया के उन शहरों में जो बहुत तरक्की याफ्ता हैं, जिनके पास वसाइल की कोई कमी नहीं है, जो शायद हमसे बहुत आगे हैं तरक्की के हिसाब से, वहाँ पर भी इस किस्म की फुटेजेस आपको देखने को मिल जाती हैं। मेरा ख्याल है कि अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ये दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में आपको इस किस्म की सूरत हाल अभी बल्कि पिछले 2-3 महीनों में नज़र आई होगी। एक तो हमें ये जहन में रखना चाहिए कि इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज की सूरत हाल है उससे दुनिया पूरी मुतासिर हो रही है, लेकिन पाकिस्तान जो है सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों में से एक है। अब अगर बारिशें जितनी सख्त होती है किसी शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में या मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर में उससे ज़्यादा होगी, तो इस किस्म की सूरत हाल को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इस किस्म की सूरत हाल का सामना सबको करना पड़ेगा। अभी रिसेंट डेज़ में लाहौर में भी ये कुछ हुआ, पिंडी में भी हुआ, पंजाब के दीगर शहरों में भी हुआ, जो KPK के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, लेकिन वो तो बहुत ही हौलनाक सा। कोई 400 के करीब लोग जो हैं वहाँ अपनी जान से चले गए और वहाँ भी इसी किस्म की सूरत हाल में नज़र आई है। हमने कोशिश की। जी बिल्कुल सईद गनी साहब, आपने बहुत अच्छी वजाहत की है और ये क्लाइमेट चेंज वाला चैलेंज अपनी जगह पे मौजूद है, और जब हम मवाजना करते हैं तो उसका मकसद डिस्करेज करना नहीं होता, इसलिए को मज़ीद समझना होता है। सर, आप खुद ही कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को उसके मुताबिक होना चाहिए, और हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे जितनी तेज़ी से मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं कि आप कितना और बार बार इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करेंगे। लेकिन सर, ये तो सच है ना कि कराची का तो वही पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है जो दहाइयों से चल रहा है, और आपका ही एक बयान है कि कराची ज़्यादा बारिशों वाला शहर नहीं था, लेकिन अब जबकि ज़्यादा बारिशों वाला शहर बनता जा रहा है तो फिर तो चेंजेस आने चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में। मतलब 2022 में जो बारिशें हुई थी ना वो बिल्कुल हिस्टोरिकल थी, और उससे ज़्यादा बारिश जो रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं रेंज के, उसमें ना पहले कभी नज़र आई ना उसके बाद नज़र आई। बहुत ही शदीद बारिशें थी 2022 में। अच्छा, उन बारिशों के बाद हमें जो इस किस्म के कुछ क्रॉनिक पॉइंट्स नज़र आए जहाँ पर हमेशा खैर बारिशों में पानी रहता था, लेकिन उस दफ़ा बहुत ज़्यादा नुकसान हुए, तो हमने उनको एड्रेस करने की कोशिश की, और वो जो हमने इंटरवेंशंस की उसकी वजह से उन इलाकों में इस मरतबा निस्बतन जो है वो सूरत हाल बेहतर हुई है। अब ये जो नर्सरी का पॉइंट जहाँ पे गाड़ियाँ डूबी थी, ये एक्चुअली अगर आप कराची आई हो या आपको कराची का पता हो तो ये बिल्कुल एक प्याला नुमा जगह है, और यहाँ आप बिल्कुल ही पानी को ज़ीरो नहीं कर सकते इमीडिएटली। यहाँ पानी आगे जमा होता है, उसको होना है, और हम कितना जल्दी उसको निकाल सकते हैं वो हम कोशिश करते हैं और हमने की है। नर्सरी के मकाम पे पिछले बरसों में जो बारिशें हुई वहाँ जो मार्केट्स हैं उनकी छतों से ऊपर पानी होता था, और कई कई दिन तक शाहरा फैसल बंद भी रही है। इस मरतबा शायद छतों तक पानी नहीं गया, काफ़ी ज़्यादा आया लेकिन छतों तक नहीं गया, और शाहरा फैसल जो बंद हुई वो भी चंद घंटों बाद हमने उसको थ्रू कर दिया था, वहाँ से लोग आ जा सकते थे। गुलिस्तान ज़फ़र एक जगह है बिल्कुल यहाँ PCHS में, फिर PCHS ब्लॉक 2 है, फिर शाहरा फैसल पे आगे चले जाएँ तो स्टार गेट की मकाम है, एक इलाका हमारे यूसुफ वोट है, कुछ और किस्म के इलाके। ठीक है सईद साहब, एक और सवाल ले लीजिए कि आप ये डिफेंड कर रहे हैं कि जो आपकी तैयारी है वो कंपैरेटिवली बेहतर है और हमने देखी भी है परफॉर्मेंस, लेकिन आपके अपने कॉलीग मुराद अली शाह साहब वो ये कहते हैं कि वो एक प्रोग्राम में थे और वो कह रहे थे कि अर्बन फ्लडिंग हुई है, नहीं होनी चाहिए थी, हम माजरत ख्वाह हैं। अब मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि यू आर डिफेंडिंग योर गवर्नमेंट
फॉर वट एवर इट इज़ डूइंग, लेकिन आपके कॉलीग दूसरी बात कर रहे हैं, इससे फिर आवाम तो कंफ्यूज हो जाएगी ना कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपकी अपनी आराई मुख्तलिफ है एक दूसरे में। नहीं, मैं शायद मैं समझा नहीं पाया। जो चीफ साहब ने बात की, उन्होंने ज़ाहिर है, देखें हमारी कोताही हो या ना हो, अगर शहरियों को तकलीफ़ हुई है, वो मुसीबत में रहे 5, 6, 7, 8, 10 घंटे, तो हमें बतौर हुकूमत उनसे माफ़ी बिल्कुल मांगनी चाहिए। हम उनसे माज़रत ख़्वाह हैं। जो तकालीफ उन्होंने उठाई हैं उसका सामना उनको नहीं करना चाहिए था, नहीं पड़े, वो मुश्किल उनके सामने नहीं आनी चाहिए थी, उसके रीज़न्स कुछ भी हो। चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बात कही अर्बन फ्लडिंग की, मैं ज़ाहिर हम कंटिन्यूसली मीटिंग्स करते रहे हैं, उनके साथ रहे हैं। जो बात वो कह रहे हैं, जिसकी निशानदेही कुछ मीडिया के लोगों ने की, उन्होंने ये कहा कि जब लोग मुश्किल में थे तो वहाँ कोई हुकूमती इदारे के लोग उनकी मदद करने के लिए नज़र नहीं आए। ये बात एग्जैक्टली कही गई और वो शायद हमने भी फील की कि नज़र नहीं आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हुकूमती एहलकार हैं या जो बल्दियाती इदारों के अफसरान हैं, मुलाजमीन हैं, वो फील्ड में नहीं थे। फील्ड में बिल्कुल वो मौजूद थे, उन्होंने अपना काम किया। और पूरी जो हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो फील्ड में थी, उन्होंने अपना काम किया। मुंतखब जो नुमाइंदे हैं उन्होंने काम अपना किया। लेकिन चूंकि इतने बड़े पैमाने पर, इतनी बड़े इलाके में ये तबाही थी या पानी था कि ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल था कि हर जगह आपको कोई ना कोई फ़र्द नज़र आता। ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि शहरियों ने खुद वॉलंटियरली मदद की है, फैमिलीज़ की, बच्चों की उन्होंने की है। लेकिन जहाँ जहाँ हमारे लोग मौजूद थे उन्होंने भी उनकी मदद करने की कोशिश की है। लेकिन बावजूद सईद गनी साहब, एक और सवाल कि अब 30 अगस्त तक सिंध समेत मुल्क भर में मजीद बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है और लग रहा है कि एक और स्पेल होगा, ये प्रॉबेबली 3rd स्पेल होगा। अगर ये हुआ तो फिर आप इसके लिए कोई ख़ास इकदाम करें, क्योंकि सईद गनी साहब करने तो पड़ेंगे अगर ये आपको सिचुएशन बार बार फेस करनी पड़ी है तो। बतुल बात देखें ये है कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो मशीनरी है, जितने अफराद हैं, हम उन्हीं को यूज़ कर सकते हैं ना। कोई नई चीज़ तो हम करने से रहे। लेकिन ये ज़रूर है कि इस मरतबा भी जो हुआ, हमारी जो मशीनरी, जो अफराद थे, जहाँ जहाँ तैनात थे, लेकिन अगर हमें उसके बावजूद भी कहीं कहीं कोई चीज़ नज़र आई कि शायद हम मिस आउट कर गए हैं, तो उसको हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि कवर कर लें। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि हमें कोई भी बात करने से पहले थोड़ा हकीकत पसंदी पर आना चाहिए। रियलिस्टिक बात यह है कि अगर फिर दोबारा 150-200 मिलीमीटर बारिश होती है और उसमें अगर कोई ये तस्वुर करेगा कि जी वहाँ पे पानी सड़कों पे नहीं होगा और बिल्कुल सड़कें खुश्क होंगी और ज़िंदगी जो लोगों की है रोज़मर्रा की उसी तरह चलती रहेगी, तो ये मुमकिन नहीं है, किसी भी शहर में मुमकिन नहीं है। अब मैं यहाँ शायद कराची के लिए 200 मिलीमीटर बहुत है, लेकिन हो सकता है दुनिया ठीक है। सईद गनी साहब, आखिरी 2 सवाल आपसे करने हैं सियासी नौयत के। ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि NFC में कुछ तब्दीलियाँ की जाएंगी और वफाक के सूबों का 57.5% जो हिस्सा है उसको कम करें। आप रजामंद हो जाएंगे इस चेंज के लिए? तो मेरे या हुकूमत के रजामंद होने की कोई बात नहीं है। इसमें इशू ये है कि जो तयशुदा बात है, NFC में भी तय है और शायद कहीं आइन में भी होगा, कि जो शेयर सूबों को मिल रहा है उसमें कटौती नहीं हो सकती। अगर तब्दीली होगी तो वो इजाफे के लिए हो सकती है, कम होने के लिए नहीं हो सकती। दूसरी जो बुनियादी चीज़ है ना, देखिए लोगों को मैं समझता हूँ कि शायद मिसगाइड किया जाता है। अगर सूबों को शेयर ज़्यादा जा रहा है और वफाक को पैसे कम मिल रहे हैं तो इसमें सूबों का कसूर नहीं है, कसूर FBR का है। पाकिस्तान में जो रेवेन्यू कलेक्शन होती है उससे ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर उससे ज़्यादा ये रेवेन्यू कलेक्ट करें, उससे ज़्यादा अपनी आमदनी बढ़ा लें, तो जो परसेंटेज उनको मिलती है वफाक को, उसमें परसेंटेज भले वो रहेगी, लेकिन जो पैसे उनको मिलेंगे उसमें बेपनाह इजाफा हो जाएगा और उसमें सूबों को भी फायदा होगा। ठीक है सईद गनी साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक नई बहस मुल्क में शुरू हुई है कि सूबों की फर्दर तकसीम होनी चाहिए। सेनेटर फैसल वाडा ने भी कहा कि होनी चाहिए। कल आपने भी सवाल से मौक़िफ़ दिया कि सिंध इसके लिए तैयार नहीं है। क्या ये आपकी पार्टी की हतमी राय, इसको हम समझ सकते हैं? बतूल, पहले तो मैं ये तय करना चाहिए कि सूबे बनाने का फ़ैसला या ना बनाने का फ़ैसला फैसल वाडा साहब ने करना है या इस मुल्क के मुंतखब नुमाइंदों ने करना है, पार्लियामेंट ने करना है, सूबाई असम्बली ने करना है। मैं ये समझता हूँ कि वाडा साहब की अपनी एक राय हो सकती है, लेकिन वो अकेले आदमी हैं और उनकी राय की मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। जहाँ तक बात है सूबाई असम्बलियों की,
पंजाब की वो वाहिद असम्बली है जिसने 2013 में एक करारदाद पास की थी जिसमें ये कहा गया था कि पंजाब में नए सूबे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो 3 सूबे हैं उन सूबों में इस तरह की करारदाद ना कभी पेश हुई है ना कभी मंजूर हुई है, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर आपने सूबे की बात कहीं करनी है। और सूबा सिंध में तो ये इस बात पे 100% इत्तफाक है तमाम जमातों का, सियासी जमातों का, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो PTI हो, चाहे कोई और जमात हो, कि सूबा सिंध में किसी ने मुझे वाइंड अप की तरफ जाने। सईद साहब, एक अहम सवाल है सियासी नौयत का। कल हमने लेट नाइट देखा कि अलीमा खान साहबा के उनके जो बेटे हैं उनको घर से उठाया गया, और ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि तकरीबन 27 माह के बाद 9 मई का मुकदमा दर्ज हुआ है। पहले एक बेटे को उठाया गया, फिर दूसरे बेटे को। तो ये हाउ डू यू थिंक इट्स जस्टिफाइबल, और कैसे आप उसको एक सियासतदान की तरह इस कार्रवाई को देखते हैं? बतौर देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे उस केस का नहीं पता, मुझे नहीं पता कि ये उस केस में थे या नहीं थे। अगर थे तो जाहिर है कि बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं एज ए सियासी कारकुन हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के खिलाफ हूँ और हमारी पार्टी की बड़ी क्लियर पॉलिसी इस पर है। अगर तो वो इन्वॉल्व नहीं हैं और उनको खामखा किसी केस में घसीटा जा रहा है तो ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, वो किसी के भी बेटे हों, किसी के भी भाई हों। लेकिन अगर वो केस में है तो फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, वज़ीर बल्दियात में ज्वाइन कर रहे थे। एक ब्रेक लेंगे फिर वापस आएंगे। इस वक्त मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पाकिस्तान की बड़ी क्रेडिबल और मशहूर और मायनाज डिज़ाइनर। ना सिर्फ उनके कपड़े पाकिस्तान में लोग बड़े शौक़ से पहनते हैं, लेकिन वो अक्सर जो सोशल मीडिया पोस्ट्स करती हैं, जिन सोशल इशू से बात करती हैं, वो भी लोग उतना ही पसंद करते हैं। और उसके ऊपर भी हमने हमेशा रद्द अमल देखा है, कभी मस्बत देखा है, कभी मनफी देखा है, लेकिन हमने देखा है। बहुत शुक्रिया मारिया साहब, आप प्रोग्राम में ज्वाइन करिए। कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो पोस्ट की लाहौर में होने वाली एक पार्टी की। वो वीडियो थी जिसमें कुछ काबिल एतराज़ परफॉर्मेंसेस भी थी। इस वीडियो की ये आप तक पहुँचे कैसी, और इसकी हकीकत क्या है आपके लिए? ये लाहौर के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हर जगह आम थी। वहाँ पर कुछ बच्चे भी थे, बच्चे मतलब कि मेरी बेटी जितने 22-23 साल के लोग, जिन्होंने मुझे बताया कि एक बहुत ही क्वेश्चनेबल चीज़ पे हम गए थे और हमें नहीं पता था। मैंने उस पर अटेंशन पे नहीं की, लेकिन द मोमेंट उन्होंने ये सोशल मीडिया की पोस्ट भेजी जो ओपन है, दिस वाज़न्ट अ सीक्रेट, ये जितने भी ऑर्गेनाइजर्स थे, परफॉर्मर्स थे, ये अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मतलब कि इंस्टाग्राम वगैरह पे ये सारी रील्स शेयर कर रहे थे। उन्होंने जब मुझे ये भेजी तो तब मैं हिल गई थी। और सबसे ज़रूरी उसमें ये बात है कि ये मैंने पब्लिक नहीं की, जो परफॉर्मर्स थे उनमें सब ने इन्होंने पब्लिक खुद ही किया था। वहाँ से मैंने उठाया, आई हैव अ डॉटर एंड आई हैव अ सन, एंड मैं ये परफॉर्मेंस देख के हिल गई थी कि ये चीज़ें हम देखते हैं कि जी अमेरिका, यूरोप, वेरेवर इट हैपन्स, लेकिन ये लाहौर है। और लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में अगर इस तरह की चीज़ें हों, इसमें सिर्फ ट्रांसजेंडर कंटेंट नहीं था, इसमें थोड़ी सी सेटानिक और सेटनिज्म का भी कॉन्सेप्ट था, विच रियली शुक मी, बिकॉज मैं 3 साल से ट्रांसजेंडर एजेंडा पे बात कर रही हूँ। बाय द वे, शरीयत कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट द ट्रांसजेंडर इज गैर इस्लामी, गैर शरई। जब ये तरह हो गया, उस भी कोई हमारी सुन रहा था, मतलब इंस्टेंटली अपनी आवाज उठा रही थी। मीडिया पे ड्रामे आने शुरू हो गए, मूवीज आने शुरू हो गए। इट वाज एज इफ कि फंड आ रही है इस एजेंडा को प्रमोट करने के लिए। और हम बात करते रहते थे, हम उलमा से कहते थे इस पे बात करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते हुए कहा है कि अपनी उम्मत के लिए जो सबसे जो उनको खौफ है जिस बात से, वो लूत की सरगर्मियां हैं। वी आर गोइंग डाउन दैट पाथ। तो ये मैं 3 साल से बात कर रही हूँ। ये मैंने देखा दिस वॉज गोइंग टू फार, तो फिर मैंने को शेयर किया। मैंने बिकॉज ये सारे बच्चे कह रहे थे प्लीज टॉक अबाउट इट, कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा, किसी में हिम्मत नहीं है इस पे बात करने की। ऑब्वियसली बहुत अजीब चीजें थी। सो दैट्स व्हेन आई मेड द वीडियो।
बिल्कुल मारिया साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं चाह रही हूँ कि आप एक कॉल लीजिए प्लीज़, क्योंकि इस केस में कुछ गिरफ्तारियाँ भी हैं, दिन ज़मानत भी हो गई। और इंसार अब्बासी साहब जो पाकिस्तान के क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया कि कुछ बड़े नामों को बचाने की कोशिश की जा रही है। क्या आप इससे आगाह हैं और ऐसा क्यों करने की कोशिश की जा रही है? क्या पॉलिसी होनी चाहिए इसके ऊपर? जी, मुझे अब्बासी साहब ने कॉन्टैक्ट किया था, ग्रेटफुल टू हिम। देखें, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं एक माँ हूँ पाकिस्तान की, मेरा एक फोरम भी है मदर्स फॉर पाकिस्तान। मेरा जो काम इस पे आवाज़ उठाना है, लोगों को अवेयरनेस करना। जो 3 साल से मैं ट्रांसजेंडर बात कर रही हूँ कि ट्रांसजेंडर आर नॉट सेक्स, ये बॉर्न नहीं होते जिनकी जेंटल या जो है डिफॉर्म्ड होती है। मैंने उनसे कहा था ट्रांसजेंडर मेल्स होते हैं, और अगर आप देखें पूरी दुनिया में ट्रांसजेंडर मूवमेंट, ट्रंप ने आके वो बंद किया, सेइंग कि देयर इज ओनली सेक्सेस। तो जब बात करें, हम कह रहे हैं यही वो ट्रांस हैं जो अमेरिका और यूरोप में औरतों के प्राइवेट स्पेसेस पे, वॉशरूम्स में आके औरतों को रेप करते हैं। ये नॉर्मल फंक्शनल मेन है। तो जब से मैं इस पे करी थी, मैंने अवेयरनेस की कैंपेन चलाई। मैंने कहा इंटरसेक्स जो खुनसा बच्चे होते हैं, हमने उनको करना है। हमने गुरु चेला के खिलाफ बात करनी है, बिकॉज गुरुज वो होते हैं छोटे छोटे बच्चों को सेक्स स्लेवरी पे, लड़कों को सेक्स स्लेवरी पे लगाते हैं। तो जब मैंने वीडियो बनाई तो मैंने अपने अथॉरिटी से क्वेश्चन किया, आई एम जस्ट एन एक्टिविस्ट, आई एम अ मदर एंड अ बिजनेस वुमन, कि व्हाट इज हैपनिंग, गुड टच बैड टच क्या होती है हमारे बच्चे। बिल्कुल मारिया, और एक और नुक्ता है मैं चाहती हूँ जिसके ऊपर आप बात करें कि फिल्म जॉयलैंड का भी आपने जिक्र किया और बाकी लोग भी इसको जानते हैं कि इस पर इसकी स्क्रीनिंग पे पाबंदी लगाई गई है। आपने इसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाई। पिछले कुछ अरसे में ऐसा बहुत सारा मवाद क्रिएट किया गया है जिसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे इश्यूज़ के साथ लिंक रहा है, और इन मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव सीन दिस प्रमोशनल स्टफ कि उसमें ऐसे रुझानात को प्रमोट करने की भी कोशिश की गई है। ये सिनेमा में ये चेंजेस कंफर्टेबली कैसे आ गई हैं? आई वुड ओनली से दिस, इसमें बहुत पैसा आ रहा था। देयर वर लॉट्स ऑफ NGOs बीइंग फंडेड, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। मतलब किसी को क्या तकलीफ है कि पाकिस्तान के बच्चे इस तरफ जाएं? आप मुझे बताएं, ये कौन सा एजेंडा है? हम इसी पे बात करें कि क्यों कुछ लोग कुव्वतें चाहती हैं कि पाकिस्तान के बच्चे इस्लाम का सारा हमारा फैमिली स्ट्रक्चर को छोड़ के तो इस गलत चीजों में पड़े। आई हैव नो आइडिया। मिलियंस ऑफ डॉलर्स बाय द वे जेंडर इक्वालिटी और इस तरह की चीजों को NGOs में मिलते थे जो यूज होते थे। जो फिल्म जॉयलैंड है बाय द वे, इसकी 100% allegedly 100% इसकी जो कहते हैं ना, जिसको पैसा मिला है, जो फंड किया है, वो अमेरिका से मिला है। बहुत शुक्रिया मारिया बी साहिबा, आप प्रोग्राम में ज्वाइन करिए। ऐसे मौज़ूआत पे हमें बहुत ज़िम्मेदारी से बात करने की ज़रूरत है, और प्रोग्राम में आगे जाके फैसल कामरान साहब हमें ज्वाइन करेंगे जो DIG ऑपरेशंस हैं। उन्होंने इस हवाले से कार्रवाई की है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। इस वक्त मुझे प्रोग्राम में फैसल कामरान साहब ज्वाइन करें, DIG ऑपरेशंस लाहौर हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। कुछ दिन पहले की ये खबर है कि लाहौर में एक मुतनाज़ तकरीब हुई, कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं जो एटलीस्ट TV स्क्रीन्स पे हम नहीं दिखा सकते। इस केस में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कुछ अपडेट्स बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस तरह एक वीडियो वायरल हुई 16 अगस्त को, जिसमें बताया गया कि लाहौर के इलाके में अगस्त के महीने में किसी दिन एक ऐसी मुतनाज़ा सी तकरीब हुई जिसके अंदर जो ड्रेस कोड थे और जो हरकत थी वो बिल्कुल हमारे सोसाइटल नॉर्म्स के ख़िलाफ़ थी। और इस तरह की तकरीबात क्यों हुई, कैसे हुई, कौन इसके पीछे है, ये सवालात किए गए थे। उसमें गवर्नमेंट ने फ़ौरन इस पर नोटिस लिया। इस पर पुलिस और दीगर तमाम इदारे जो इंटेलिजेंस के हैं, जो इंटेलिजेंस कलेक्शन करते हैं, हमारे साथ स्पेशल ब्रांच है और भी इदारे, उन्होंने फ़ौरन चेक किया कि कहाँ पे इस तरह की ये तकरीब मुनक्किद हुई, किसने कराई। तो हमें डिटेल्स मिली कि 1 अगस्त 2025 एक इवेंट हुआ जिसके अंदर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बहुत सारे लोग थे। कोई फंड रेजिंग का प्रोग्राम था, बड़ा सीक्रेटली उसको अरेंज किया गया एक प्राइवेट स्टूडियो में, जिसे हायर किया गया था 12 घंटे के लिए। और उसके अंदर फिर ये सारी काइंड ऑफ एक चैरिटी इवेंट या उसको आप कोई फैशन शो या जो भी चीज़ आप कह लें, आर्ट की आड़ में वहाँ पे जिस तरीके की अंदर महफिल थी वो बड़ी नामुनासिब थी। उसकी वीडियोस
उन लोगों ने जिन्होंने ये इवेंट करवाया था, उन लोगों ने ये वीडियोस इंस्टाग्राम के पेजेस पे खुद शेयर भी की थी, और वहां से कलेक्ट करके फिर मारिया भी एक डिज़ाइनर हैं, उन्होंने इस पे ये वीडियो की और इस पे सवाल उठाए। तो जैसे ही इस तकरीब का पता लगा, स्टूडियो को ट्रेस किया गया, वहाँ गए, वहाँ पे गिरफ्तारियां भी हुई, और जैसे पर्चा हमने फौरन दर्ज किया इस इंसिडेंट का, और उसके बाद 5 लोग गिरफ्तार किए, जिसमें से 2 परफॉर्मर्स थे जो इस इवेंट में मौजूद थे, और 3 उस स्टूडियो के जो मैनेजमेंट में से लोग थे और मालिक थे, वो 3 लोग उनमें से थे। इसके अलावा इनको फिर फौरन जैसे ही हमने ये पकड़ा है अदालत में पेश किया। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि उसके बाद ये 5 लोग इनको मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके ऊपर हमने पहले भी ये चीज़ बताई थी कि हम इस डिसीजन के लिए इसमें अपील कर रहे हैं, आगे प्रोसेस में जा रहे हैं कि इसको रिविजिट किया जाए, ताकि इन लोगों को हम दोबारा शामिल तफ्तीश भी कर सकें, जो कि जिसमें मैं बड़ा होपफुल हूँ कि ये हो जाएगा और ये लोग भी शामिल तफ्तीश होंगे। 40 से 50 और लोग जो पार्टिसिपेंट्स थे इस इवेंट के, उन लोगों की तफ्तीश अभी जारी है। मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि FIR इज स्टिल देयर, FIR इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, उस पर काम हो रहा है। जितने लोग और शामिल थे उन सब पे अभी कार्रवाई होनी है। केस की बहुत सारी डिटेल्स अभी सामने मजीद आनी है। इसके अंदर मसला सबसे बड़ा ये था कि इस किस्म के इवेंट्स जो हमारी, ठीक है फैसल, प्लीज ये भी बताइएगा कि आप ये तो कह रहे हैं कि आप अपील में जाएंगे, लेकिन वो आपको कितना वक्त मजीद दरकार है करने के लिए? हमने वो अप्लाई भी कर दिया है, वो इन प्रोसेस है, और हमारी बिल्कुल वहाँ पे हमने जब अपना केस वहाँ पे पुटअप किया तो उसमें जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है वहाँ से भी हमें बड़ी उम्मीद दिलाई गई कि ये हमारा केस अब बड़ा स्ट्रांग है, इसमें कुछ एविडेंसेस और भी आए हैं और चीज़ें भी हैं, तो इंशाल्लाह वो हमारे फैसले को सीनियर कोर्ट्स जो हैं, ये इन हायर कोर्ट्स जो हैं, वो इसको रिविजिट भी करेंगे, और इसमें बड़ी उम्मीद है कि ये 5 लोग भी उसमें से बच नहीं सकेंगे। रिमेनिंग तफ्तीश क्योंकि अभी चल रही है, तो बाकी सारे लोग भी कटहरे में आएंगे। अच्छा फैसल, ये भी बताइएगा, क्योंकि इस पर लिखा भी गया है और ये रिपोर्ट हो रहा है कि जो ज़मानतें हुई तो उसके बाद ये बात सामने आई कि कुछ बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। क्या अभी तक जो आपने इन्वेस्टिगेशंस किए हैं, क्या यही डॉट्स कनेक्ट हो सकते हैं? क्या वाकई कुछ पावरफुल लोग हैं जिन पे हाथ डालना मुश्किल है? कोई इसके अंदर कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो बहुत पावरफुल हों जिन पे हाथ डालना मुश्किल हो। इस चीज़ की मैं आपको बिल्कुल सबके सामने ये एश्योरेंस दे रहा हूँ। जिसने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था उसका नाम पर्चे में है, जिसके नाम पे ये बुक हुआ था स्टूडियो, जिसने पैसे दिए थे, जो मेन ऑर्गेनाइजर है वो भी पर्चे में है, स्टूडियो का मालिक भी पर्चे में है, उसकी मैनेजमेंट के लोग भी पर्चे में हैं, जो परफॉर्मर्स थे वो सारे भी गिरफ्तार हो रहे हैं। और अभी हमें पता लगा है आज ही कि कुछ लोगों ने आके शामिल होने का भी कहा है कि वो बेल खुद शामिल तफ्तीश होंगे, और हमें उम्मीद है कि हमें बहुत सारी चीज़ें और बहुत क्लूज वहां से भी मिलेंगे। पीछे हिडन एजेंडा है, अगर कौन इस तरह की चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को आर्ट गाब में पाकिस्तान में प्रमोट कर रहा है, कौन ऐसी हरकत जो कि कहने को ये फंड रेजिंग, कहने को इसका कॉज कुछ और है कि ये ओल्ड ट्रांसजेंडर्स के लिए रेजिंग थी, उसकी गाब में इस तरह की गैर अखलाकी जो हमारे कवानीन, हमारे इस्लामी कवानीन। प्रोफेसर प्लीज इस हवाले से भी बताएं कि क्या जब आमतौर पे इस तरह के इवेंट्स जो कि बहुत अनयूजुअल हैं कि हो, कोई भी ऐलान करके तो ये ऐसी हरकतें नहीं करता, लेकिन फिर भी जब इस तरह की पार्टीज़ या कुछ तो उनको नाम दिया जाता होगा, क्या कोई NOC लेना पड़ता है? क्या डिटेल्स हैं आपके पास? हाउ कुड दिस गेट अप्रूव्ड? सबसे पहली बात ये है कि आपने पाकिस्तान में जब भी कोई इवेंट करना है जहाँ पे पब्लिक ने आना है, जब भी आपने कोई ऐसी चीज करनी है जहाँ क्राउड होगा, चाहे वो किसी का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कोई इवेंट हो, किसी किताब की आपने तकरीब करनी हो, उसकी किताब के या किसी चीज की कोई तकरीब करनी हो जिसमें पब्लिक ने आना है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन से इससे इजाजत होती है बाकायदा तौर पर। अब इस तरह के इवेंट की ना वो इजाजत दे सकते हैं, ना वो बता सकते हैं कि इस तरह का इवेंट होना है, और ना इजाजत पाकिस्तान में दे सकता है। तो इसलिए बड़ी होल्ड हुआ इवेंट, और उसके बाद ये हो गया, इसको हमने। अच्छा फैसल, ये बताइएगा, क्योंकि मुझे एक दो बहुत आम सवाल है वो भी आपसे करने हैं, इसमें किस तरह के एज ग्रुप के लोग इन्वॉल्व थे? क्योंकि कुछ कह रहे हैं माइनर्स थे, कुछ कह रहे हैं एडल्ट्स थे, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? इसमें मेजॉरिटी जो है वो जेंडर कम्युनिटी लोग थे। हाँ, एक और चीज में आ रही है कि कुछ यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स भी इसके अंदर थे। 40-50 लोग जो पार्टिसिपेंट हैं इसके अंदर, ऑल ऑफ द नॉट ट्रांसजेंडर के अंदर जो लोग उस कॉज से सिंपैथाइज करते हो, लड़के लड़कियां भी थे और किसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी थे।
अब ये भी बताइएगा कि क्या आपको अब तक क्या लगता है कि ये खुफिया एजेंडा था या वैसे ही एक ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स या एडल्ट्स ने किसी रुझान को फॉलो करने में एक चीज़ क्रिएट की, या कुछ एजेंडा भी लग रहा है आपको इसके पीछे? देखिए, एजेंडा अगर कोई है तो वो इंशाल्लाह ट्रेस भी हो जाएगा जैसे ही डॉट्स कनेक्ट हो जाए। अभी हम पहले 5 लोग जिनसे हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली हमने वो आपके सामने रखी, कुछ और लोग जिन्होंने बेल्स कराई हैं वो शामिल तफ्तीश होंगे और चीजें सामने आएंगी, फिर एवरी सिंगल वन ऑफ देम हु पार्टिसिपेटेड उनसे हमें पता लगेगा कि ये कौन सा ऐसा ग्रुप है या नहीं है, कोई किसी और हिडन एजेंडा को प्रमोट कर रहा है हमारे मुल्क में, या ये वाकई जिस तरह ये बता रहे हैं ये उस तरह का इवेंट था। बट देन अगेन कोई भी ऐसा इवेंट हमारे कवानीन के खिलाफ हो यहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक है फैसल, चूंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं और ये आपके डिपार्टमेंट से भी रिलेटेड खबर है, हम चाह रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ इतलात हैं तो ज़रूर हमें आगाह करें। अलीमा खान के बेटों को उनके घर से गिरफ़्तार किया गया, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके साथ पुलिस भी थी जब गिरफ़्तार किया गया। तो आप ये बताइएगा कि जिस तरीके से गिरफ़्तारी हुई है, अगर कोई FIR थी तो ये सारी कार्रवाई रात को करने की क्या ज़रूरत थी, और 27 माह पुराने जो एक्टिविटी है वो उसमें अब ये गिरफ्तारी अमल में क्यों आई, पहले क्यों नहीं की गई? कानून के मुताबिक किसी भी वक्त किसी को अगर कोई किसी जुर्म में इन्वॉल्व है, हमारी केस डायरीज में जिनकी गिरफ्तारी की आप बात कर रही हैं इनका नाम अभी से नहीं था, ये केसेस चल रहे हैं। इन केसेस के अंदर बहुत सारे लोगों के नाम थे जो गिरफ्तार नहीं हुए थे, जिनकी ट्रेसिंग के लिए काम हो रहा था। जैसे ही क्लू मिला वहां पे उनकी गिरफ्तारियां हुई। इन्वेस्टिगेशन ने कल भी एक गिरफ्तारी की थी, मजीद भी गिरफ्तारियां, जितने लोग इसके अंदर गिरफ्तार नहीं हुए अभी जहां बाकी हैं वो सारी मजीद भी होंगी इसमें। जब ये गिरफ्तारी हुई तो आपके इल्म में था? बिल्कुल हमारे इल्म में था। ये इन्वेस्टिगेशन ने गिरफ्तारी की, एज पर लॉ उसकी गिरफ्तारी थाने के रोजनामचे में एंटर की गई, उसको कस्टडी में लिया गया। जिस केस डायरी के मुताबिक वो हमारे पास हमें रिक्वायर्ड था, वो सारी चीजें लेके आज जब उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया है तो उसका हमें रिमांड भी मिला है और इस केस के ऊपर मजीद आगे काम भी होगा। जी फैसल, ये आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि जो उनके दूसरे बेटे अलीमा खान साहिबा के, उनके बारे में ये मुतज़ाद इतलात हैं कि पुलिस की कस्टडी में है, क्या आप बताएंगी कि वो कहाँ है इस वक्त? देखिए, 2 विंग्स काम कर रहे होते हैं। ऑपरेशन विंग्स अपना काम कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन अपना काम कर रहा है। इस जो केसेस हैं इट प्राइमरीली ये इन्वेस्टिगेशन के DIG इसको देख भी रहे हैं, इसको खुद ओवरसी कर रहे हैं। जब ये गिरफ्तारी उन्होंने डाली हमें भी बताया कि बिल्कुल हमारी टीम्स गई थी, रेड किया, हमने ये पकड़ा है। मजीद भी जो गिरफ्तारियां होनी है या वो लोग जो अभी तक जिनके नाम हैं उन केसेस में और गिरफ्तार नहीं हुए, उनकी गिरफ्तारियां जैसे जैसे होंगी ऑब्वियसली वो ऑपरेशंस को भी उससे इतला भी करते हैं। जी फैसल, मैं ये वाजे करना चाह रही हूँ कि मैं उनके दूसरे बेटे की बात कर रही हूँ जिनकी आज गिरफ्तारी हुई है, उसके हवाले से भी आप आगाह थे? जैसे ही हमें कोई जैसे गिरफ्तारी होती है, हमें अगर वो इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो हमें नोटिफाई कर देती है। अगर किसी केस में हमने किसी को गिरफ्तार किया है तो हमने इन्वेस्टिगेशन के हवाले करना है। ये हमारी आपस में कोऑर्डिनेशन चलती रहती है। बहुत शुक्रिया फैसल कामरान साहब, DIG ऑपरेशंस लाहौर प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।